हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा, लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद देखा था स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट हाउ डज हीट ट्रांसफर्स। ठीक है, वी विल स्टार्ट इट नाउ। अब we see normally in our day to day life that normally and usually the substances get hot. substance क्या हो जाते हैं? heat up हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक कुकर रख दिया गैस के ऊपर, ठीक है, और मान लो वो जो कुकर है उसमें कोई भी किसी भी तरह का थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है, वो जो हैंडल है वो भी एल्यूमिनियम का ही बना हुआ है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि आपने हीट तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर दी थी? कुकर के नीचे वाले पोर्शन पर, बट वो कंप्लीट ऊपर तक गर्म हो गया है। इसके अलावा चलो वो तो हमने मान लिया कि चलो हम ऐसा मान सकते हैं स्ट्रेट हीट चली गई हो, बट अगर कुछ हैंडल है, वो हैंडल इतना लंबा भी आपने मान लिया, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हैंडल है वो भी क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा जहां पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो लगा हुआ होता है वो उसके पीछे जो छोटा सा पोर्शन होता है, अगर कभी उसको टच करके देखोगे तो वो भी कैसा मिलेगा आपको? गर्म मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? हमने तो सिर्फ हीट नीचे वाले पोर्शन को दी थी, वो कंप्लीट कैसे गर्म हो गया? ठीक है, ये चीज। दूसरा, आप लोग जब भी सर्दियां हो रही है अभी, तो आप लोग क्या करते हो? हाथ सेकते हो। हाथ सेकते हो तो क्या आप आग के अंदर लकड़ी हो गई, अब लकड़ी जल रही है, उसको पकड़कर ऐसे हाथों को गर्म करते हो, या दूर से ही आपको महसूस होने लगता है कि हाँ हीट आ रही है? एक और मेथड हो गया। एक तो आपने डायरेक्ट हीट के ऊपर रखा, अब हाथों को तो डायरेक्ट इस तरह से हीट के ऊपर नहीं रखते, हाथों को तो बड़े आराम से सेफ रखते हो, वो भी थोड़ा दूर तक, तो वहां से भी क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हो गई। फिर नॉर्मली आप लोगों ने क्या देखा होगा कि कभी कभार जो पानी है वो पानी, ऊपर का पानी क्या रहता है? आपको गर्म मिलेगा, और नीचे का पानी कुछ कैसा मिलेगा? कूल मिलेगा। ठीक है, जब आपने पानी गर्म करने के लिए रख दिया तो ऊपर का पानी गर्म और नीचे का पानी थोड़ा सा कूल। तो ऐसा है कि हीट ट्रांसफर हो रही है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन इसके अलग अलग क्या हो सकते हैं? मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको दूर से हीट मिल जाए, जैसे बीरबल की खिचड़ी सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो और जरूरी भी नहीं है कि हर बार आपको आग के अंदर ही बैठना पड़े तभी आपको हीट मिले। तो यहां से हमें पूरी रिकैपिटुलेशन से क्या मिला? ये मिला कि जो हीट ट्रांसफर करने के तरीके हैं वो कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास, हम यूजुअली देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हीट एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जा रही है। ठीक है, हॉटर एनवायरनमेंट से कोल्डर एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है, बट जो उसका तरीका है वो हर बार क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके होते हैं यूजुअली? there are three ways of transfer of heat. First one is conduction, second one is convection and third is radiation. ये तीन आपके पास वेज हैं, इन तीनों वेज से आप क्या कर सकते हैं? हीट ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तीनों वेज में अलग अलग तरीके से क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं है कि तीनों में सेम ही मेथड है, तीनों में अलग अलग तरह से हीट ट्रांसफर होती है, बट तीनों में कौन होता है? पार्टिकल्स तो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दो में पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें फोटोन्स, रेडिएशंस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है, हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव इन्वॉल्व होती है। तो पार्टिकल्स तो सभी में इन्वॉल्व तो मिलेंगे ही आपको। अब देखो, सबसे पहला हम अपना पढ़ते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज अ मेथड इन विच heat is transferred in such a way that first it is transferred to second particle, after that from second to third, third to fourth and fourth to fifth up to so on, last minus one to last. ठीक है, इसने इसको दी, इसने इसको दी, ठीक है, इस तरह से चलती चली गई, और ये था लास्ट से पहले वाला और ये था लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या चलता है? कंडक्शन मेथड में हीट का ट्रांसफर होता है। अगर आपने यहाँ पर, आपके पास किसी इस तरह से आग जल रही है, ठीक है, इस तरह से, और क्या हो रहा है? यहाँ पर ये आपने आग जला रखी है। ओके, तो इस यहाँ पर आपने कोई सब्सटेंस रख दिया इस तरह से आग के अंदर,
आपके अंदर तक, तो ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ से गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स गर्म होंगे। अब जैसे ये गर्म होंगे तो इन्हें क्या मिल जाएगी, हीट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी, इन्हें हीट एनर्जी मिल जाएगी। अब इन्हें हीट एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या करेंगे, हीट एनर्जी मिलते ही इस वाले पार्टिकल को ये और तेज वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करेंगे क्योंकि इन्हें काफी एनर्जी मिल गई है। अब जैसे ही सेकंड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएंगे तो उससे कोलिजन करेंगे, कोलिजन करते ही कुछ एनर्जी का ट्रांसफर उसको कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर ये और तेज वाइब्रेट करने लगेगा, ऐसे नेक्स्ट वन, ऐसे ही लास्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा मेथड होता है, कंडक्शन मेथड होता है। अब इस कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि आपने कोई रोड ले ली और उस रोड को आपने आग के ऊपर रख दिया। अब वो आग के ऊपर रखने के बाद अगर आप उसी पोर्शन को निकालकर उसी को टच करेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, बहुत ही ज्यादा गर्म लगेगा। बट जैसे ही आप उसको उस पोर्शन की थोड़ी सी दूर से यहां से पकड़ रखा है तो आपको हॉट फील नहीं हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आप यहां से ना टच करके यहां पर टच कर रहे हैं, तब भी आपको हॉट फील हुआ, लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस पोर्शन आपको यहाँ पर कम हीट महसूस हुई। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, आपने थोड़ी देर बाद आप यहां से देखेंगे यहां पर भी हीट हो गई है, थोड़ी देर बाद आपने जहां से पकड़ रखा है वहां पर भी हीट हो गई है, बट इन कंपैरिजन टू दिस पोर्शन दिस पोर्शन दिस पोर्शन, ये वाली जो हीट है वो क्या है, अभी तक कम है। ठीक है, अब इसका मतलब आपने क्या किया कि हीट कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, बढ़ रही है। कहां से कहां पर बढ़ रही है, जिस एंड से गर्म होना स्टार्ट हुआ है उस एंड से और आगे की तरफ ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जहां पर आपने गर्म करना स्टार्ट किया था वहां से और एंड की तरफ इंक्रीज होना शुरू हो रही है, तो हीट एनर्जी इस तरफ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, राइज होता हुआ चला जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा कि ये टेम्परेचर एक स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाएगा। किस पर पहुंच जाएगा, एक स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाएगा। उसके बाद ये सब्सटेंस और गर्म नहीं होगा। तो ये स्टेडी स्टेट पर पहुंच गया तो क्या इसके हर पार्टिकल हर पोर्शन का टेम्परेचर सेम होगा, क्या टेम्परेचर हर पोर्शन का सेम होगा, नहीं, हर पोर्शन का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। कैसा होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म, यहाँ तो कुछ कम, यहाँ कुछ कम, यहाँ कुछ कम, इस तरह से गर्म मिलेगा आपको। स्टेडी स्टेट में भी इस पूरी रोड का यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस एंड के पास हीट एनर्जी मिल रही थी उस एंड के पास ज्यादा गर्म और बाकी जो आपका कंप्लीट बच गया वो डिक्रीज होता हुआ टेम्परेचर चला जाएगा। तो एक ऐसी स्टेट जहां पर जाने के बाद कंडक्शन से आप और ज्यादा गर्म नहीं कर सकते हो, उस स्टेट को आप क्या कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो आप क्या लिखेंगे कंडक्शन में, पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि कंडक्शन क्या है, कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट सच दैट heat got transferred from first particle to neighboring particle then its neighboring particle up to the last particle। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है वो कहां से कहां पर होती है, पार्टिकल से पार्टिकल पर होती है। ठीक है, पार्टिकल से पार्टिकल पर इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल उड़कर लास्ट वाले पार्टिकल के पास चला जाएगा। ठीक है, तो कन्वेक्शन प्रोसेस क्लियर है। नेक्स्ट वन है कन्वेक्शन प्रोसेस। तो कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अब हमने देखा कि कई बार हम ऐसा देखते हैं ना कि ऊपर का पानी गर्म है नीचे का पानी ठंडा है, बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने ऐसा। तो क्या होता है, ये चीज तो सभी को पता है कि किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे तो जैसे ही वो वार्म हो जाएगी तो उसका वेट क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। वार्मर चीजें कैसी होती हैं, लाइटर होती हैं। इट इज एप्लीकेबल इन बोथ केसेस, वाटर मॉलिक्यूल्स भी और एयर भी। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे ही आपने कोई एक बीकर ले लिया, ठीक है, ये बीकर ले लिया, इसमें वाटर है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, उसको हीट देने लग रहे हो नीचे से, ये आप उसको हीट दे रहे हो यहां से। तो क्या हो रहा है कि ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स थे ये क्या हो गए, वार्म हो गए, इनको क्या मिल गई, हीट मिल गई। अब ये गर्म हो चुके हैं, इनके पास हीट एनर्जी आ चुकी है। हीट एनर्जी आते ही ये क्या हो गए, वार्मर।
और जैसे ही ये वार्मर हो जाएंगे तो इनका वजन क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। और आप लोगों को पता है जैसे ये लाइटर पार्टिकल्स बन जाएंगे तो लाइटर पार्टिकल्स बनते ही ये कहां पर चले जाएंगे, ऊपर की तरफ दौड़ेंगे, बिकॉज डेंसर पार्टिकल्स ऑलवेज लाई डाउन साइड। डेंसर पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा कहां पर लाई करते हैं, डाउन साइड लाई करते हैं, ठीक है। और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द टॉप और सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और जो ऊपर वाले कोल्डर पार्टिकल्स थे वो नीचे आ जाएंगे। तो आप लोगों को अगर इस इंस्टेंट पर आप लोगों ने देखा है तो आपको कैसा फील होगा कि ऊपर वाला पानी गर्म है और नीचे वाला पानी कैसा है, ठंडा। फिर ये गर्म हो जाएंगे तो ये ऊपर जाएंगे, इतने ऊपर वाले ठंडे हो रहे हैं, फिर वो नीचे आएंगे। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये जो आपके पास प्रोसेस होता है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। अब कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से ही नेचुरल फिनोमेना होते हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस वैसे दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप नेचुरली करवाओ, दूसरा जो नेचुरल होता है वो है ही, दूसरा आप फोर्सफुली करवाओ, ठीक है। तो कन्वेक्शन कितने टाइप से करवा सकते हो आप, एक तो नेचुरली और दूसरा फोर्सफुली, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कन्वेक्शन करवा सकते हैं, ओके। अब देखो भाई, नेचुरली अगर कन्वेक्शन हो रहा है तो ये कन्वेक्शन कैसे होगा, तो जो नेचुरली कन्वेक्शन हो रहा है ये किस तरह से होता है नेचुरल कन्वेक्शन में, तो ये क्या हुआ देखो, सी ब्रीज सभी ने पढ़ रखी है आराम से अच्छे से। तो सी ब्रीज क्या होती है, दिन के टाइम में जो लैंड होती है उसके ऊपर की जो एयर होती है, हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, सी है, ठीक है, और ये इधर क्या है, लैंड है। तो इसके ऊपर की जो एयर होगी वो क्या होगी, जल्दी वार्म हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू सन रेज जो एयर होती है अबोव द लैंड वो जल्दी गर्म होती है। क्यों गर्म होती है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होती है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। पहली चीज तो उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है वाटर की। दूसरी चीज क्या है कि जो लैंड है वो जैसे उसको मिले तो वो नीचे तक उस हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाती, बट वाटर करंट्स क्या करते हैं, जैसे ही इसको हीट करने लगे वाटर करंट्स उस हीट को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वाटर इन कंपैरिजन टू लैंड ज्यादा देर में गर्म होता है, ठीक है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। अब गर्म चीज के कांटेक्ट में अगर एयर रहेगी तो वो क्या होगी, ज्यादा जल्दी गर्म होगी या कम जल्दी गर्म होगी, ज्यादा जल्दी गर्म होगी। तो यहाँ वाली एयर क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, ठीक है। अब ये एयर वार्म हो गई तो हमें पता है एज वार्मर एयर इज लेस डेंसर देन कोल्डर एयर, तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी तो यहाँ पर ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब जैसे ये जगह खाली हो जाएगी तो इधर जो कोल्डर एयर है वो इस तरफ चलना शुरू कर देगी, ठीक है। अब ये सी की तरफ से आ रही है तो आप इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। इसी तरह रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में अब पूरे दिन में पानी गर्म हो चुका है समुद्र का, रात के टाइम में क्या होगा, लैंड जल्दी ठंडी होती है इन कंपैरिजन टू अर्थ, सॉरी वाटर। अब इसके ऊपर कैसी है, वार्मर एयर है, तो वार्मर एयर है वो वार्मर कहां पर चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और ये जो कोल्डर एयर है ये यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है, रात के टाइम में। तो रात के टाइम में क्या चलती है, लैंड ब्रीज, मतलब लैंड की तरफ से, और दिन के टाइम में क्या चलती है, सी ब्रीज, मतलब सी की तरफ से, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा इक्वेटर से जो चलती है वो वाली ब्रीज, ठीक है, जो इक्वेटर पर चलती है उसको आप क्या कहते हैं, ट्रेड विंड, ठीक है, ट्रेड विंड। क्या होता है कि दिन के टाइम में इक्वेटर्स क्या हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाता है, इक्वेटर पर सीधी सनलाइट आती है तो वो क्या हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब जल्दी गर्म हो जाएगा तो वहां पर एयर क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, और जैसे ये वार्म होगी तो ये ऊपर की तरफ चल पड़ेगी। पोल्स पर क्या होती है, वार्म एयर कोल्डर होती है, तो कैसे चलनी चाहिए भाई, इक्वेटर से ऊपर की तरफ और पोल से नीचे की तरफ, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ और पोल से इक्वेटर की तरफ, इस तरह से चलनी चाहिए। लेकिन हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और उसकी रोटेशन क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है इस कन्वेक्शन करंट को। क्या होता है, वो क्या करेगी, ईस्ट से, इक्वेटर
इक्वेटर से कहां पर चलती है, ये क्या करती थी उसकी रोटेशन की वजह से, इक्वेटर के पास जो एयर की स्पीड है वो कितनी होती है 1600 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलती है, ठीक है। और नियर द पोल्स ये क्या होती है, 0 होती है। अब ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ये नियर द पोल्स ना होकर क्या होती है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास होती है, ठीक है। तो ये मॉडिफाई हो गया कन्वेक्शन करंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। इस विंड को आप क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। और ट्रेड विंड क्या होती है, जो स्टेडी सरफेस विंड चलती रहती है हमेशा, उसको आप बोलते हैं ट्रेड विंड। तो कन्वेक्शन हो गया है, कंडक्शन हो गया है। नाउ लेट्स वी कम टू रेडिएशन। अब आप लोगों को पता है सन तो बहुत ज्यादा दूर है, तो सन से तो कोई पार्टिकल्स भी नहीं आ रहे, ठीक है, कि पार्टिकल्स ये कोई मैटर है वहां पर, मतलब वैक्यूम है, कहीं पर तो वैक्यूम भी होगा, कहीं पर मीडियम भी होगा। चलो मीडियम में हम कह सकते हैं कि मीडियम में पार्टिकल्स के थ्रू आ गई हीट, बट व्हाट अबाउट इन वैक्यूम, वैक्यूम भी तो है वहां से, सन से अर्थ के बीच में वैक्यूम भी है, तो वहां से कैसे आई। तो सन किस फॉर्म में लाइट को एमिट करता है, रेडिएशन की फॉर्म में। इन रेडिएशंस में क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको आप बोलते हो क्वांटा, जिसको क्या बोलते हो आप, क्वांटा बोलते हो, ठीक है। तो रेडिएशन की फॉर्म में जब लाइट एमिट होती है वेव्स की फॉर्म में, वेव्स में भी क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे आप किसी दूर सब्सटेंस से, जैसे हीट से थोड़ी दूर खड़े हो, आग जला रखी है और उससे थोड़ी दूरी पर भी खड़े हो, तो आपको वहां पर क्या फील हो जाएगा, आपको वहां पर हीट फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है हीट के ट्रांसफर का, इसको आप क्या कहते हैं, रेडिएशन मेथड कहते हैं। अब जो रेडिएशन की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। क्या कहते हैं उसको आप, रेडिएंट एनर्जी। अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और उसका 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये सब्सटेंस रेडिएशन एमिट करेगा। बट ये डिपेंड किस किस चीज पर करता है, ये डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के टेम्परेचर पर, सब्सटेंस के नेचर पर और सब्सटेंस के एरिया पर, ठीक है। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि कोई सब्सटेंस कितनी हीट रेडिएशन एमिट करेगा। नेक्स्ट, अब जब बात आती है सब्सटेंसेस के कलर्स की, तो क्या होता है, जो हमारे ब्लैक कलर के सब्सटेंसेस होते हैं, आप किसी भी सब्सटेंस पर क्या करोगे, अगर हीट को डालोगे तो उसमें से क्या होगा, जो रेडिएशंस है वो कुछ तो वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो हमारे पास जो ब्लैक कलर होता है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है हीट का और बेस्ट रिफ्लेक्टर भी है हीट का, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। अब क्या होती है भाई थर्मल कंडक्टिविटी, तो आपने अभी अभी एक कंडक्शन मेथड पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि पार्टिकल टू पार्टिकल क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर हो रही है, ये पढ़ा अभी हमने। अब हम इसी से पढ़ना चाहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ये किसी भी बॉडी की क्या होती है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी होती है ये, ठीक है, ऑफ द बॉडी टू कंडक्ट हीट थ्रू इट, टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। ये एबिलिटी क्या बताती है कि जो आपके पास सब्सटेंस है वो सब्सटेंस कितनी हीट को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। सो थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। अब वो कंडक्ट करेगी, दैट मीन्स क्या कर रही है, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट को ट्रांसफर कर रही है। अभी जैसे हमने कंडक्शन में पढ़ा क्या होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होती है। जैसे ही आपने सब्सटेंस को किसी हीटिंग सब्सटेंस पर रखा तो वो एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर देगा। अब जब वो एनर्जी गेन करना शुरू कर देगा तो वहां पर क्या होगा, पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल पर, फिर उससे नेक्स्ट पार्टिकल पर, इस तरह से एनर्जी चलती रहेगी। अब इस तरह से एनर्जी चलती रहेगी तो क्या होगा, फर्दर एट लास्ट मोमेंट जो सब्सटेंस था उसकी एक मैक्सिमम लिमिट आ चुकी होगी, उसके बाद वो मोर एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, देयर विल बी नो मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, वहां पर और कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हीट का।
तो अब जब ये स्टेट आ जाएगी कि जहां पर और कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है हीट का, तो उसको आप क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट कहते हैं, स्टेडी स्टेट। और वैसे आप स्टेडी स्टेट में देखेंगे तो हर एक पॉइंट का टेम्परेचर तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल अलग अलग मिलेगा, लेकिन इस प्रोसेस से पहले जो स्टेट थी इसकी, उसको आप क्या कहते हैं, वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट में क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस है उससे हीट ट्रांसफर होने लग रही है, पॉइंट टू पॉइंट हीट ट्रांसफर होने लग रही है। अब हम इस थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा सुंदर सा, ठीक है। उस डायग्राम के जरिए हम देखेंगे कि हीट टाइम के साथ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरह से चलता है, ठीक है। तो लेट अस से ये हमने बना दिया है एक डायग्राम। अब कहां से बनाए, बन गया क्या, क्या गड़बड़ी हो गई, अब सही है। तो ये है आपके पास एक डायग्राम, ये आपने एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले ली, लेट अस कंसीडर वी टेक अ रेक्टेंगुलर स्लैब सच दैट ये जो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पीछे वाला जो पोर्शन है ये कैसा है, हीटेड है, ठीक है। और इस पीछे वाले पोर्शन का टेम्परेचर क्या है, T प्लस डेल्टा T। ये आगे वाला है, ये क्या है, T टेम्परेचर पर है और इसका कोल्डर को, ये मतलब इन कंपैरिजन टू पीछे वाला सरफेस क्या है, ये कोल्डर है। ये जो इसकी लेंथ है, दोनों सरफेस के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, डेल्टा x। एंड लेट अस से यू हैव ट्रांसफर्ड अ अमाउंट डेल्टा क्यू, ठीक है, मतलब आपने क्यू उसको हीट दी है, तो इसके हीट में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा क्यू। और किस टाइम में, डेल्टा टी टाइम में ये चेंज हुआ है। तो हमने यहां से देखा जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट मींस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के, मतलब जितना ज्यादा डेल्टा टी उतना ज्यादा इन दोनों के टेम्परेचर में जितना डिफरेंस, उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एरिया की, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही थी। नेक्स्ट यही किसके प्रोपोर्शनल था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डेल्टा एक्स की। डेल्टा एक्स क्या है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन, तीनों को कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी इंटू में ए, या फिर ए इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। ये क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन आ गई, ये रिलेशन आ गया आपके पास किसके लिए, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के लिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब देखो भाई यहां से जो आपके पास ये K है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्या है ये K, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है K यहाँ पर आपके पास। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, यही आपको बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा कंडक्ट करेगा और कितना कम कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप K की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, K को एक साइड में रखें, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड में ले जाए, तो निकालो यहां से क्या बनेगा, देखो K की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, क्या बनेगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अपॉन, इधर जाएगा तो डेल्टा एक्स भी ऊपर और नीचे a इंटू डेल्टा टी, या फिर इसको ऐसे कर दो डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहां से आपने देख लिया कि जो K है वो किसके बराबर है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इन अपॉन में a इंटू डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अब अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, K की डेफिनेशन लिखनी है, तो आप क्या करो,
ए को कर दो 1, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स को भी कर दीजिए 1, ठीक है। तो यहाँ पर के किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है तो क्या बन जाएगी इसकी डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, नाम क्या है इसका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इफ द एरिया ऑफ द स्लैब इज यूनिट या फिर 1 मीटर स्क्वायर एंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ऑल्सो 1 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है फॉल और राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यूनिट्स आप यहां से इसकी लिख सकते हैं, कंप्लीट यूनिट अगर आप इसको लिखना चाहे तो क्या बन जाएगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ए कैपिटल टी और यहाँ पर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगी आपके पास, डेल्टा क्यू के लिए जूल या फिर कैलोरी वट एवर यू वांट टू राइट, यहाँ पर क्या आ जाएगी मीटर, इसके लिए सेकंड इनवर्स, इसके लिए मीटर इनवर्स स्क्वायर, तो ये मीटर इनवर्स बचेगा और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये आपके पास क्या आ गई, यूनिट आ गई किसकी, डेल्टा नहीं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की, ठीक है। तो क्लियर है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ये आप निकालते कैसे हैं, ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी वैल्यू ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी, उतनी ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी होगी सब्सटेंस की। तो ये सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, ये सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स के लिए, ठीक है। सॉलिड्स के लिए ये सबसे ज्यादा होता है, ओके। लिक्विड और गैसेस के लिए कम होता है, सॉलिड के लिए ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जितने ज्यादा पुअर कंडक्टर होते चले जाएंगे उतने ज्यादा क्या होता चला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कम होता हुआ चला जाएगा। अब आपने अगर प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन देखे हो तो बहुत है भाई। कैसे, आपने देखा है कि जैसे नई स्वेटर है उसमें थोड़ी कम सर्दी लगती है इन कंपैरिजन टू पुरानी वाली, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नई स्वेटर होती है उसमें जो पोर्स होते हैं उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। अब वो एयर ट्रैप होने के बाद बाहर नहीं निकल पाती, और एयर क्या होती है, बहुत बढ़िया इंसुलेटर है हीट का। अब वो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती, अब जो वो बाहर नहीं जाने देती तो हमें ठंडा फील नहीं होता। ऐसे ही अगर आप एक मोटा कंबल ले लें उसके कंपैरिजन में 2 पतले पतले कंबल ले और उसमें सोएं तो आपको सर्दी ज्यादा नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि दोनों कंबल के बीच में क्या हो जाती है, एयर हो जाती है, और जो एयर होती है वो अच्छा इंसुलेटर काम करती है हीट का, इस तरह वो हीट को बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। इसी तरह जो आपने आइस की सिल्ली देखी होगी उसको किससे देखते हैं, जो जूट का बैग होता है या फिर साडस्ट होती है, लकड़ी की जो साडस्ट होती है उससे ढक कर रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो जूट का बैग है या फिर जो साडस्ट है उसमें एयर है वो ट्रैप हो जाती है, और वो एयर ट्रैप होने के बाद बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। तो क्या होता है, वो हीट बाहर नहीं जाएगी तो वो जो आपके पास सब्सटेंस है वो नहीं पिघलेगा, ठीक है। क्लियर है, तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है, कल हम करेंगे वाइन्स लॉ।